सोचिए, भारत जिस तेजस MK2 को अपनी अगली बड़ी स्वदेशी ताकत मान रहा है, अगर वही विमान जब बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल हो, तब तक चीन के पास सैकड़ों J-20 और शुरुआती छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हों तो क्या होगा? इसी सवाल पर भारतीय वायुसेना के पूर्व उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने ऐसा बयान दिया है जिसने रक्षा जगत में बहस छेड़ दी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या 2030 के दशक के मध्य में बड़ी संख्या में शामिल होने वाला तेजस MK2 उस समय भी फ्रंटलाइन ऑपरेशन के लिए प्रासंगिक रहेगा, तो उनका जवाब था नहीं, ऑपरेशनल तौर पर बिल्कुल नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर तेजस MK2 पर्याप्त नहीं होगा तो भारत को राफेल खरीदना चाहिए या अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। एयर मार्शल नागेश कपूर ने यह टिप्पणी NDTV के एक रक्षा कार्यक्रम में बातचीत के दौरान की। उनका तर्क था कि युद्ध का माहौल तेजी से बदल रहा है। आने वाले दशक में चीन के पास बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान होने का अनुमान है और छठी पीढ़ी के विमानों की दिशा में भी उसकी प्रगति जारी है। ऐसे माहौल में एक गैर स्टील्थ सिंगल इंजन 4.5 पीढ़ी का विमान सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में कितना प्रभावी रहेगा, यह सवाल गंभीर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेजस MK2 की कोई जरूरत नहीं है। कपूर ने खुद माना कि भारत जैसे विशाल देश में केवल 5वीं और छठी पीढ़ी के सीमित संख्या वाले लड़ाकू विमान हर क्षेत्र को कवर नहीं कर सकते। एयर डिफेंस, क्लोज सपोर्ट, सामरिक मिशन और बड़ी संख्या में तैनाती के लिए 4 और 4.5 पीढ़ी के आधुनिक विमान अभी भी बेहद जरूरी रहेंगे। और यहीं से तेजस MK2 की असली भूमिका सामने आती है। तेजस MK2 आखिर कितना ताकतवर है? तेजस MK2 को मौजूदा तेजस MK1A से काफी बड़ा और ज्यादा सक्षम विमान बनाया जा रहा है। इसमें कैनार्ड्स, ज्यादा आंतरिक ईंधन, लगभग 6.5 टन पेलोड क्षमता, 11 हार्ड पॉइंट्स, आधुनिक AESA रडार, उन्नत एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल होने की योजना है। इसके अलावा विमान को GF414 इंजन से शक्ति देने की योजना है। यानी कागज पर तेजस MK2 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। समस्या मुख्य रूप से इसकी क्षमता नहीं, बल्कि समय है। तेजस MK2 की पहली उड़ान पहले की समय सीमाओं में देरी के बाद अब लगभग 2027 के आसपास लक्षित बताई जा रही है। और जब विकास, परीक्षण, प्रमाणन और उत्पादन के बाद बड़ी संख्या में विमान भारतीय वायुसेना में पहुंचेंगे, तब तक क्षेत्रीय खतरे और ज्यादा उन्नत हो चुके होंगे। फिर राफेल की जरूरत क्यों? यहीं पर राफेल बनाम तेजस MK2 की बहस शुरू होती है। राफेल एक ट्विन इंजन, भारी और ज्यादा पेलोड ले जाने वाला लड़ाकू विमान है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 24.5 टन और पेलोड करीब 9.5 टन बताया जाता है। इसके पास स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और पहले से साबित ऑपरेशनल रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात, भारतीय वायुसेना पहले से राफेल को ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब पायलट ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, हथियारों और ऑन ऑपरेशनल प्रक्रियाओं का अनुभव भारत के पास पहले से मौजूद है। वहीं तेजस MK2 अभी विकास और परीक्षण के चरण में। इसीलिए समर्थकों का तर्क है कि अगर भारत को 2030 के दशक में तत्काल उच्च स्तरीय क्षमता चाहिए, तो राफेल जैसी पहले से तैयार प्रणाली उपयोगी हो सकती है। लेकिन तेजस MK2 को खारिज करना भी आसान नहीं। दूसरी तरफ तेजस MK2 के समर्थक कहते हैं कि राफेल और तेजस MK2 एक दूसरे के सीधे विकल्प नहीं है। राफेल का इस्तेमाल हाई एंड मिशनों के लिए किया जा सकता है, जबकि तेजस MK2 बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम लागत वाली एयर पावर उपलब्ध करा सकता है। भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है स्क्वाड्रन की कमी। स्वीकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले भारतीय वायुसेना के पास इससे काफी कम ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। वहीं पुराने मिराज, 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमानों को आने वाले समय में बदलना भी जरूरी होगा। ऐसे में अगर भारत केवल महंगे भारी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहता है, तो पर्याप्त संख्या हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसी वजह से तेजस परिवार को बड़ी संख्या में शामिल करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। एयर मार्शल कपूर के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद यही है। भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमान जरूर चाहिए, लेकिन सवाल है कब तक। तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी, तेजस MK2 की पहली उड़ान में देरी और आगे उत्पादन बढ़ाने की चुनौती ने चिंता बढ़ाई है। दूसरी तरफ चीन लगातार अपने लड़ाकू विमानों की संख्या और तकनीकी क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के सामने दो अलग अलग जरूरतें, एक तरफ तुरंत क्षमता चाहिए और दूसरी तरफ लंबी अवधि में विदेशी निर्भरता खत्म करनी है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसी वजह से हाइलो मिक्स की रणनीति की बात करते हैं, यानी हाई एंड मिशनों के लिए राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान और भविष्य में MK, जबकि बड़ी संख्या में एयर डिफेंस और अन्य मिशनों के लिए तेजस के अलग अलग संस्करण। इसके साथ ही भारत को MK कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। कपूर ने यूरोप के FCAS और GCAP जैसे अंतरराष्ट्रीय छठी पीढ़ी के कार्यक्रमों में सहयोग की संभावना पर भी खुलापन दिखाने की जरूरत बताई। सबसे बड़ा सवाल तो क्या एयर मार्शल नागेश कपूर का बयान तेजस MK2 के खिलाफ है? शायद पूरी तरह नहीं। उनकी बात का बड़ा संदेश यह है कि भारत को स्वदेशीकरण और ऑपरेशनल जरूरतों में संतुलन बनाना होगा। तेजस MK2 भारत के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर यह बहुत देर से आता है तो इसकी भूमिका बदल सकती है। वहीं राफेल तत्काल क्षमता की कमी को भर सकता है, लेकिन केवल विदेशी विमानों पर निर्भर रहना लंबे समय में आत्मनिर्भरता की समस्या पैदा कर सकता है। और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, आज की सुरक्षा जरूरत पूरी करना या कल की आत्मनिर्भर सैन्य ताकत तैयार करना, या फिर दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना। तेजस MK2, राफेल और MK को लेकर बहस आने वाले वर्षों में और तेज होने वाली है, क्योंकि फैसला सिर्फ एक लड़ाकू विमान का नहीं है। यह तय करेगा कि भारत आने वाले दशक में संख्या, तकनीक, आत्मनिर्भरता और युद्ध क्षमता, इन चारों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? तेजस MK2 पर तेजी से भरोसा करना चाहिए, राफेल की संख्या बढ़ानी चाहिए, या दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।